स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज भाई मैं लाइब्रेरी नहीं गया क्योंकि थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था, तो मैं 2 घंटे सो गया था। और अब बज रहे हैं 12:30। अब करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट, 8 घंटे वाला। ठीक है भाई। आज इकोनॉमी में शुरुआत की वास्तविक जीडीपी से। स्थिर मूल्यों पर आधारित जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं। स्थिर मूल्यों का तात्पर्य आधार वर्ष से है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। के बाद पड़ी मौद्रिक जीडीपी। इसकी गणना चालू कीमतों या वास्तविक कीमतों पर की जाती है। चालू कीमतों का तात्पर्य वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमतों से है। मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है, जैसे चालू कीमतों में वृद्धि, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि आदि। बड़ा जीडीपी डिफाल्टर, यह मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। जीडीपी डिफाल्टर दर्शाता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ है, अर्थात यह मुद्रास्फीति की गणना करने की विधि है। पढ़ा राष्ट्रीय आय के मापन की सीमाएं। फिर इसके बाद पढ़ा व्यक्तिगत व्यय योग्य आय के अंतर्गत वह भाग जो परिवार द्वारा अपनी इच्छा अनुसार बचत या खर्च के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से टैक्स या विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक शुल्कों को हटा दिया जाता है। यह किसी व्यक्ति की वास्तविक आय है। के बाद लास्ट में पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप की रिकवरी। फिर यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत की सहकारी समिति से। संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 से भाग 9B आर्टिकल 243 ZH से आर्टिकल 243 ZT तक जोड़ा गया तथा अनुच्छेद ZJ1 के तहत यह उल्लेख है कि सहकारी समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 होगी, जिसमें 1 सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित तथा 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। के बाद पढ़ा सहकारी समिति के मौलिक सिद्धांत। फिर पढ़ा सहकारी समितियों पर रोकडेल का सिद्धांत। पढ़ा 97वां संशोधन 2011। फिर इसके अंदर पढ़ा एक केस भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह 2021। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन अधिनियम के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है जो राज्य स्तरीय सहकारी समिति से संबंधित थे। अतः इस संशोधन से जोड़े गए भाग 9B में शामिल बहुराज्य सहकारी समितियों वाले प्रावधान ही प्रभावी रहेंगे। बड़ा पर्यावरणीय शासन। ऐसे शासन का अर्थ जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए निर्णय की प्रक्रिया से है, जिसका उद्देश्य धारणीय विकास को प्रोत्साहित करना है। लास्ट में पढ़ा संधारणीय विकास का त्रिकोणीय दृष्टिकोण। यहाँ हुआ मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं जियोग्राफी में मैपिंग शुरू। में शुरुआत की प्रादीपीय पठार का भूआकृति विभाजन, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। बात की अरावली पर्वत का विस्तार। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद तक है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी औसत ऊंचाई दक्षिण भाग में माउंट आबू में सबसे अधिक। माउंट आबू की चोटी गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि के मेवाड़ के पठार से अलग करने वाली संरचना है। फिर पड़ा केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार। केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार उत्तर में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में विंध्य संरचना के, पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में सहेलखंड और बंदेलखंड के पठार तक है। के बाद पड़ा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मालवा के पठार को पूर्व पठार से अलग करता है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और यूपी में है। ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित बुंदेलखंड के पठार में अपक्षयन के द्वारा लाल मृदा का निर्माण हुआ है। लास्ट में पढ़ा विंध्यन संरचना के बारे में। विंध्यन संरचना केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा नदी बेसिन से अलग करती है। वो मेरा जियोग्राफी मैपिंग का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना टारगेट हुआ कंप्लीट और अब बज रहे हैं 9। तो अब अपना लास्ट मील लेंगे नाइट वाली, फिर सोएंगे। ठीक है भाई, करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।